So guys, today we are starting with the second book of economics, Indian Economic Development. ये बुक बेसिकली 2 साल से 12th में आई है, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर. पहले 11th में थी. 11th के बच्चों को तो छुटकारा मिल गया इससे, लेकिन 12th के बच्चे फंस गए हैं. अब इस बुक में है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ. बच्चे इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि ये तो थ्योरी है, लर्न करके हो जाएगी. थ्योरी तो है, इजी भी है समझनी, पर डीप बहुत है. इसमें बहुत डिटेल में अंदर तक जाना पड़ेगा. रट्टाफिकेशन इसमें नहीं चलती. जो बच्चे रट्टाफिकेशन करके अपने मार्क्स थ्योरी में ले आते हैं वो इसमें नहीं चलता है, एक लिमिट तक चलता है. 50% मान लो रट्टाफिकेशन चल जाएगा, बट 50% समझना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके पैटर्न चेंज हो चुके हैं. मैच द फॉलोइंग, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड केस स्टडीज आती हैं. तो उसके लिए आपको चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है. अगर चैप्टर की डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, डीप स्टडी नहीं करेंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाओगे. रट्टा तब चलता है जो डायरेक्टली क्वेश्चन होगी, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ. वो चीज़ें नहीं आती 12th में. 12th में वैल्यू बेस्ड एंड क्वेश्चन आते हैं, हॉट्स क्वेश्चन आते हैं. सो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1. अब इसमें है क्या, हमको इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में. तो जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी उस इवनिंग को, मतलब उस साल में 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम में, ईव मतलब उस टाइम में, उस पीरियड में हमारे इंडिया की इकोनॉमिक की क्या हालत थी. इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल कंडीशन. इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. तो पहले हम शुरू करते हैं कि हमारी जो इंडिपेंडेंस थी वो गई कब थी. ठीक है ना, इंडिपेंडेंस तो तब मिलेगी ना, पहले इंडिपेंडेंस जाए तो सही. तो हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो गई थी 1757 में. 1757 से पहले इंडिया क्या था? इंडिया एक आज़ाद देश था. तो इंडिया में 1757 को बैटल ऑफ, जो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों ने क्या करना है, जिन लोग के पास बुक्स है वो तो बुक्स ले आए और साथ साथ बुक में रीड आउट करते रहे. जिनके पास बुक्स नहीं है वो वीडियो को पॉज करके एक रजिस्टर ले आए और नोट्स बनाने शुरू कर दें, क्योंकि नोट्स बनेंगे शॉर्टकट में. जिनके पास बुक्स हैं वो भी बनाएंगे नोट्स, जिनके पास नहीं है वो भी बनाएंगे, पर जिनके पास बुक्स है वो बुक्स भी लेके आएंगे. वीडियो पॉज कर दो, पहले ले आओ. तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी. इसके बारे में हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं. हमने सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन पढ़नी है. ये सिर्फ एक नॉलेज है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, और 1757 से लेके 1947 तक लगभग 190 साल होते हैं उन्होंने इंडिया पे राज किया. इंडिया पे राज किया और इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको तहस नहस कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, जिसका हर्जाना हम आज तक भुगत रहे हैं. आज तक आज़ादी के 70-80 साल बाद भी हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो 200 साल हम पे राज किया, हमारी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया. तो पहले पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, कि हमारी इंडिपेंडेंस कह रहा हूँ, ये बैटल ऑफ प्लासी से पहले इंडिया की कंडीशन कैसी थी. तो मैं कुछ 4 पॉइंट लिखूंगा, आपको समझ आएगी. लिखेंगे कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में कंडीशन कैसी थी. तो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की कंडीशन बहुत अच्छी थी. इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था. क्यों कहा जाता था? क्योंकि इंडिया एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री थी, अपने आप में रिच कंट्री थी. राजे महाराजे यहाँ पे हुआ करते थे और सबके पास बहुत ही जायदाद थी, बहुत पैसे थे, बहुत महल थे, बहुत कुछ था. इंडिया अपने आप में बहुत खुशहाल कंट्री थी. इंडिया को किसी और कंट्री से कोई लेना देना नहीं था. खुद खाओ, खुद कमाओ, खुद खर्चो, और किसी को कोई परेशानी नहीं थी. सब लोग आपस में सुखी थे. मेडिकल फैसिलिटीज़ ख़राब थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमारे पास पैसे की कमी नहीं थी. इंडिया के अंदर बहुत सारी ज्वेलरी थी, यहाँ पे बहुत सारा रॉ मटेरियल्स था, यहाँ पे बहुत अच्छी खेती थी, जिसकी वजह से इंडिया अपने आप में एक रिच कंट्री
प्रॉस्परस कंट्री मतलब अपने आप में एक वेल्दी एंड रिच कंट्री मानी गई थी। ये रिच कंट्री थी, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत थे, यहाँ पे पैसा बहुत था, यहाँ पे चीज़ें बहुत थी, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए इंडिया की जो रिचनेस को तोड़ने, खराब करने, यहाँ को इंडिया को लूटने, सोने की चिड़िया के पंख को तोड़ने आए थे। सेकेंड चीज़ थी, इंडिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब है एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। इंडिया जो थी, मतलब मेन सोर्स जो इंडिया का था वो क्या था? एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स। एग्रीकल्चर मेन सोर्स मतलब था कि जो 80% थे ना लोग, वो एग्रीकल्चर में ही, 80% क्या सारे ही लगा लो आप, एग्रीकल्चर में घुसे हुए थे। मतलब ऐसा कोई घर नहीं था, अगर एक घर में 4 बंदे रहते हैं तो उसमें से 3 बंदे तो खेती करते ही करते थे, एग्रीकल्चर किसान थे ही थे। इवन की पूरे मतलब ऐसा इंडिया में कोई भी घर नहीं था जहाँ पे खेती या एग्रीकल्चर नहीं होता था। तो इंडिया के 80 से 90% लोग खेती करते थे और सेल्फ फीड करते थे, सेल्फ कंजम्पशन कह लो आप लोग। मतलब खेती भी उन चीज़ों की करते थे जो वो खुद मतलब खेती करके बनाए और खुद ही खा लें। तो ऐसी चीज़ें की खेती ज़्यादा होती थी, जैसे वीट हो गया, आटा हो गया, राइस हो गया, वो वाली सब्जियां जो आप खुद उगा के खुद खा सकते हो। तो ऐसी चीज़ों की खेती होती थी, सेल्फ कंजम्पशन वाली, जो खुद बना के खुद खा लेते थे। उसके बाद इंडिया का वर्ल्ड बेस्ट हैंडीक्राफ्ट था। हैंडीक्राफ्ट हो गया हाथों से बनाई चीज़ें, मटका हो गया, पेंटिंग्स हो गई, आर्टिस्टिक चीज़ें, जो भी आर्टिशंस वगैरह जो गांव के अंदर लोग हाथों से, कपड़ा भी इवन हाथों से लोग बनाते थे, उसकी डिज़ाइनिंग करते थे। तो हैंडीक्राफ्ट जो इंडिया का था ना, वो वर्ल्ड बेस्ट था। मतलब इंडिया से पूरे वर्ल्ड में लोगों के पास जाता था और बहुत अच्छे रेट्स मिलते थे। तो इंडिया एक बहुत अमीर कंट्री थी, यहाँ पे बना के हम पूरे वर्ल्ड में इंपोर्ट करते थे अपने हैंडीक्राफ्ट्स को। पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे ना, वो बेस्ट थे। मतलब अब हैंडीक्राफ्ट वाले जो लोग थे ना, ये तो मान लो हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे थे, इनके खाने का इंतजाम कौन करता था? इनके खाने का इंतजाम ये लोग करते थे। कैसे? बार्टर सिस्टम चलता था तब, या थोड़े बहुत पैसे भी चलने शुरू हो गए थे। तो हैंडीक्राफ्ट वाले ने मान लो कोई कपड़ा बनाया, ठीक है, अब वो कपड़ा खाएगा तो है नहीं, खाने के लिए तो रोटी चाहिए। तो वो क्या करता था कि जिसने गेहूं बनाया उसको कपड़ा देता था और कपड़े उसको गेहूं मिल जाता था। मतलब गेहूं के बदले ये इसने क्लॉथ बनाया, ये इसको दे देगा गेहूं वाले को, और गेहूं वाला इसको गेहूं दे देगा। आपस में रल मिलके भाईचारे से सब लोग प्यार से रहते थे। तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहता था। इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, अच्छी इकोनॉमी थी। हमारे हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड बेस्ट थे। हम आपस में सेल्फ कंजम्पशन जितना बनाते थे उतना उसको खा लेते थे और बच भी जाता था और लोगों को बांट देते थे। तो इस मतलब ये समझाने का मेरा रीज़न ये था कि हमने जो यहाँ बनाया वो खुद भी खाया और बाकी लोगों को भी दिया, हम इतना बनाते थे। उसके बाद जो इंडिया का जो कपड़ा था ना, कॉटन एंड सिल्क बेस्ट था, वर्ल्ड बेस्ट, वर्ल्ड फेमस था। इंडिया का कपड़ा वर्ल्ड फेमस था उस टाइम पे। बहुत ही मुलायम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फाइन कपड़ा होता था। आजकल ऐसा नहीं होता। तो वो वर्ल्ड फेमस था, इंडिया में बनता था टेक्सटाइल मिल्स में और जाता था वर्ल्ड में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। क्राफ्टमैनशिप यहीं पे आ गई, हैंडीक्राफ्ट में आया था बेसिकली। इसको अगला पॉइंट बनाओ चाहे ना बनाओ एक ही बात है, ना बनाओ रहने दो, ठीक है। तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप था, मतलब कि हमारा वर्ल्ड जितने हैंडीक्राफ्ट से क्राफ्ट में जितना भी सामान हमारे इंडिया में बनता था। तो ये 4-5 पॉइंट है, बुक में आपके मार्क्ड है, आप लोग वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो इन्हीं वजह से इंडिया एक बहुत रिच, प्रॉस्परस और फेमस कंट्री थी। तो इससे हुआ क्या, ब्रिटिशर्स को आ गया लालच
ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार इंडिया में बहुत पैसा है, तो एक काम करते हैं, वहाँ चलते हैं और वहाँ से लूटना शुरू करते हैं। तो इन ब्रिटिशर्स उस टाइम पे क्या होता था, कॉलोनियल सिस्टम होता था। अब आपको पहले मैं कॉलोनियल सिस्टम समझाया था कि व्हाट इज कॉलोनियल सिस्टम। एक कंट्री इसमें रूल करती थी दूसरी कंट्री पे, उसको कहते हैं कॉलोनियल सिस्टम, इन विच वन इज द रूलर, मतलब एक कंट्री तो होगी रूलर, और रूलर के अंदर बहुत सारी कंट्रीज, उसके अंदर उसकी कॉलोनीज होंगी, उसके अंदर गुलाम, जिसको हम गुलाम कहते हैं। तो एक होगा रूलर और इसकी बहुत सारी क्या होंगी, इसके गुलाम होंगे, जिसको हम कहते हैं कॉलोनीज। जैसे रूलर कौन था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड पे राज किया है। इसकी कॉलोनीज कौन सी थी, अफ्रीका इसकी कॉलोनी थी, साउथ अफ्रीका, जहां गांधी जी ने इनसे आजादी दिलाई थी। इंडिया, श्रीलंका तो इंडिया के अंदर ही था, और भी बहुत सारी थी, मेरे को अभी याद नहीं आ रही। तो ब्रिटिशर्स के अंदर, हाँ ये आपका आ गया, ये जो यूरोप की जो अफगानी कंट्री थी ना, वो सारी इनके ब्रिटिशर्स के अंडर आती थी। अफगानिस्तान हो गया, फिर आपका हो गया ईरान, फिर आपका हो गया तुर्किस्तान, मतलब ऐसे बहुत सारे थे। तो कॉलोनियल सिस्टम ये हो गया कि जहाँ पे एक कंट्री रूल करती है और बाकी उसकी कॉलोनीज है। तो ये जो कंट्री है ना, इन अपनी कॉलोनीज को पूरी तरह से क्या कर देती थी, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब बर्बाद, पूरी तरह से इसको लूट लेती थी। यहाँ पे ऐसे ऐसे सिस्टम लगाती थी, ऐसे ऐसे रूल्स लगाती थी, ऐसे ऐसे टैक्सेस लगाती थी, ऐसे ऐसे कानून बनते थे, जिससे इन कॉलोनीज का जो सारा पैसा था, वो सारी की सारी जो वेल्थ है, सारा पैसा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता था, और ये वाले गरीब के गरीब रह जाते थे। तो इस वजह से देखो, इंडिया भी आज अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, साउथ अफ्रीका अंडर डेवलप कंट्रीज में आता है, अफगानिस्तान अंडर डेवलप कंट्रीज में आता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर एक डेवलप्ड कंट्री है, ये एक डेवलप्ड है, और ये डेवलपिंग है, अंडर डेवलप कंट्रीज है। क्यों? क्योंकि इनका सारा पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। इसलिए इन देशों ने अपनी कॉलोनीज, यहाँ पे कॉलोनीज बनाई, यहाँ पे राज किया। कॉलोनीज बनाने के लिए पहले इस पे कब्जा करना पड़ता था। ये सब आप उसमें पढ़ चुके हो हिस्ट्री वगैरह में, कि पहले ब्रिटिशर्स किस बहाने से आए। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे 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 इतनी ज़्यादा यहाँ पे अपना कंपनी, अपना कारोबार, अपना व्यापार फैला दिया, अपना ट्रेड फैला दिया। उस ट्रेड ने, जो यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग शुरू की, उस ट्रेड ने पूरे इंडिया पे कब्जा किया। एक तरह से इंडिया ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो गया। अब वो कैसे डिपेंडेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और आज़ादी के टाइम पे 1947 से 50 के आसपास हमारे इंडिया में क्या कंडीशंस प्रिवेलिंग थी, वो इस चैप्टर में हमने डिटेल स्टडी करनी है। तो पहला पॉइंट जो आता है कि हमारी इंडिया को इन्होंने ख़राब कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। पहला पॉइंट है एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इंडस्ट्रियल पढ़ेंगे, फिर फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे, ऐसे एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी का डेफिनेशन समझा देता हूँ। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो चुकी, या जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है। जिसकी ग्रोथ क्या हो चुकी है, रुक गई है। ग्रोथ इज स्टॉप्ड और स्लो। जिसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी है, या उसकी स्लो हो चुकी है, या फिर उसकी ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है, रुक चुकी है, ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो इंडिया को ब्रिटिशर्स ने स्टैग्नेंट इकोनॉमी का नाम दिया था। और इंडिया के स्टैग्नेशन के रीज़न जो थे वो एग्रीकल्चर में पढ़ने लगे। रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। के एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे कैसे बर्बाद किया। तो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ते हैं कि प्री ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के आने से पहले एग्रीकल्चर में क्या क्या कमियां थी। प्री एग्रीकल्चर सेक्टर में प्री ब्रिटिश रूल में क्या क्या कमियां थी, पहले वो पढ़ते हैं फटाफट से। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो 85% था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 85% लोग किसान थे, वो खेती करते थे लाइवलीहुड अपने कमाने के लिए, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज कम थे। जैसे आज तो बहुत सारी मशीन्स होती है हार्वेस्टिंग की, खेती की, धान काटने की, बहुत सारी मशीनें होती हैं, लेकिन
उस टाइम पे इतनी मशीनें नहीं होती थी, हाथ से ही काम करना था, लेबर तो खैर बहुत थी। तो कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। ब्रिटिशर्स के आने से पहले कंट्री खाली खेती करती थी और सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि ऐसी कई चीज़ों की हमको ज़रूरत थी जो इंडिया में नहीं बनती थी, और खेती भी इतनी होती थी कि हम लोग खुद खा ले, अपने लोगों का पेट भर ले और आपस में बांट के खा ले ढंग से, वही बहुत होता था। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले 85% लोग एग्रीकल्चर खेती से अपनी कमाई करते थे और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। ज़्यादातर लोग क्या थे, विलेजर्स थे। इसमें थर्ड पॉइंट भी ऐड कर लो कि 85% लोग जब खेती करेंगे तो मोस्टली लोग क्या थे, रूरल और विलेजर्स। मोस्टली लोग रूरल थे, मतलब गांव में थे या विलेजर्स थे, तो इसलिए इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में बिफोर ब्रिटिश रूल। अब रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मैंने बता दिया, ग्रोथ रुकना या ग्रोथ का स्लो हो जाना इकोनॉमी की। रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन में फर्स्ट रीजन आता है लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम को बुक में लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। अब लैंड टेन्योर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जमींदारी सिस्टम। जिन लोग ने हिस्ट्री, पॉल साइंस वगैरह, पॉल साइंस तो नहीं, खैर हिस्ट्री में ही आता था ये, जिन्होंने हिस्ट्री ढंग से पढ़ी हुई है उनको पता है कि जमींदारी सिस्टम क्या होता है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जमींदारी सिस्टम क्या होता है कि जो रूलर होता है ना, और ये हो गया आपके पेजेंट्स मतलब किसान, ये राजा हो गया, ये पेजेंट्स हो गए, किसान हो गए, विलेजर्स हो गए जो खेती करते हैं। अब रूलर की मेन इनकम क्या होती थी कि पेजेंट से क्या है, टैक्स। पेजेंट्स खेती करते हैं, एक तो वो खेती भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और इसको टैक्स भी देंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आजकल बिजनेस करते हैं या जॉब्स करते हैं, तो हमको गवर्नमेंट को एक इनकम टैक्स देना पड़ता है। पैसा हमने जो इनकम कमाई है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, और वेल्थ टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देनी पड़ती है, और भी बहुत सारे तरह के टैक्स हमको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं ईयरली। वो टैक्स गवर्नमेंट हमारे ऊपर ही लगाती है, नो डाउट, लेकिन हमको देने तो पड़ते हैं। तो इसी तरह से पेजेंट्स काम, मेन जो व्यापारी थे, मेन जो काम करने वाले लोग थे, वो थे पेजेंट्स। अब रूलर के पास जो तनख्वाह थी उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था कि पेजेंट से क्या है, टैक्स। अगर इसको टैक्स आ रहा है तो टैक्स यहाँ पे जा रहा है, ये टैक्स इसको देगा। अगर ये टैक्स इसको दे रहे तो इसकी इनकम बनी हुई है। इसने कोई काम नहीं करना, काम सारा इसने करना है, पर इसने जितना अपना सामान बेचा, ये क्या बनाएगा, वीट बनाएगा, गेहूं बनाएगा, राइस बनाएगा, इसको कहाँ बेचेगा, मंडी के अंदर बेचेगा। जब ये बेचेगा तो उस पे इसका लगेगा टैक्स। वो टैक्स कहाँ जाएगा, राजा के पास। तो राजा उस टाइम कौन था, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स से पहले राजा हमारे कंट्री में ऑलरेडी थे, बाद में ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। तो अब उन्होंने क्या कहा, जमींदारी सिस्टम लगा दिया बीच में, कि डायरेक्टली बीच में कौन बिठा दिए, जमींदार। जमींदार इनके गांव के ही लोग थे, इसमें से गांव का एक हेड चुन दिया, जमींदार बना दिया उसको, कि जिसकी बात गांव के लोग सब लोग मानते थे कि आपके गांव के बंदों में से एक जमींदार चुन लो और मेरे को बता दो। तो उसने, ब्रिटिशर ने जमींदार चुन लिया। अब ये क्या करेगा, इसने जमींदार को बोल दिया कि मेरे को मतलब नहीं है कि तू कितना लेता है टैक्स, मेरे को तो यार 1000 रुपये चाहिए रोज के। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कहता है कि मेरे को तो रोज के 1000 रुपये चाहिए, या महीने के ले लो, महीने के 1000 रुपये चाहिए ही चाहिए। तो वो आगे कितना लेता है मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को 1000 रुपये फिक्स्ड इनकम चाहिए। अब जमींदार कहता है कोई बात नहीं, आपको मिल जाएंगे। जमींदार यहाँ पे बहुत सारे किसानों के पास जाता है, सबसे कुछ ना कुछ लेता है, इसकी इनकम हो जाती है 3000 रुपये। ये सबको डांटेगा, मारेगा, सबको एक्सप्लॉइट करेगा, सबको तंग करेगा, बहुत ज्यादा परेशान करेगा, उनसे जैसे मर्जी करके पैसे वसूलेगा। अगर वो नहीं देंगे तो उनका वीट और राइस ले लेगा, या तो मेरे को पैसे दो या मेरे को वीट या राइस दे दो। तो उसको लूटेगा, वो करेगा। ये इससे 3000 ले लेगा, 4000 ले लेगा, 5000 ले लेगा, जो मर्जी ले लेगा, बाकी इसको दे देगा।
इसको इसने 1000 ही मांगे थे, इसको 1000 दे देगा, ये जितने मर्जी लूटे। तो जमींदार, इस जमींदारी सिस्टम से क्या हुआ, राजा को फायदा हुआ, जमींदार तो बहुत ही अमीर बन गए और पेजेंट्स बेचारे गरीब थे और गरीब हो गए। तो इसको हमने हिंदी में कहते हैं लगान। आपने पिक्चर भी देखी होगी, उसमें भी आपने ये सब देखा था कि जो खेती करता है उसको लगान या टैक्स उसको देना पड़ता है, राजाओं को या ब्रिटिशर्स को। तो बेचारे पहले ही गरीब थे और अगर उन्होंने बनाया 2000 का, उसमें से वो 1500 तो वो टैक्स देते थे, क्योंकि जमींदार उसको बहुत परेशान करता था। सिर्फ 500 रुपये उसके पास बचते थे जिसका वो खाना खाता था। तो 2000 बेचारे ने कमाई की पूरे महीने में, 1500 उसने टैक्स दे दिया, 500 का उसने सेल्फ के लिए रख लिया। तो ये कंडीशन थी। तो किसान बहुत गरीब होने शुरू हुए। तो नए नए तरीके जो होते हैं उसके खेती के, मशीनें खरीद के अच्छी खेती करना और अच्छे सीड्स उगाना और अच्छे पेस्टिसाइड लेके आना, फर्टिलाइजर्स लेके आना, किसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी जमींदारी सिस्टम के चक्कर में खराब होनी शुरू हो गई। गरीब से गरीब, अमीर और अमीर बनता गया और गरीब और अमीर बनता गया, जिससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रुक गई। इसको हम कहते हैं स्टैग्नेशन। सेकेंड पॉइंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कमर्शलाइज करना मतलब उसको एज अ व्यापार समझना, एज अ उसको ट्रेड मान के उसका जो भी उपज आप जो भी बनाते हो उसको आगे मार्केट में सेल करना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन और जूट। कैश क्रॉप्स होते हैं जैसे कॉटन और जूट, इनको कैश क्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि ये वो खुद नहीं खाएंगे, ये अगर बनाएंगे तो आगे बेचेंगे। किसके लिए बेचेंगे, फॉर कैश। तो ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को बोला कि आप कॉटन या जूट ज्यादा बनाओ, आपको कैश मिलेगा। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे कंडीशन फार्मर्स की इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप विच वर बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। इन्होंने कैश क्रॉप बनाना शुरू किए। वो कैश क्रॉप्स कहाँ जाने शुरू हुए, सारे के सारे चले गए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के पास। अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज कहाँ पे थी, इंडिया में तो थी नहीं। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, जिसको आज आप लंदन भी कहते हो। तो इंडिया का बना हुआ कैश और जूट था, वो यहाँ पे बना, वो सारा का सारा पहुंच गया ब्रिटिश पे बहुत सस्ते दामों पे। ब्रिटिश ने अपने ब्रिटेन के अंदर तो बनाया नहीं कॉटन जूट, क्योंकि वहाँ महंगा बनता था। इंडिया में बनवाया और इंडिया में बहुत ही सस्ते, बहुत लो प्राइसेस पे खरीद लिया। और बदले में क्या किया, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, कमर्शियलाइजेशन हुई तो आप लोगों को लग रहा है कि अच्छी बात है यार, हमारे इंडिया के क्रॉप्स ब्रिटिश जा रहे हैं तो इंडिया वालों को पैसा ज़्यादा मिल रहा है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले मान लो मैं किसान हूँ, पहले मैं उगाता था वीट और राइस। अब ये मैं खुद भी उगाता था, खुद भी खाता था, सेल्फ कंजम्पशन। और अपने हैंडीक्राफ्ट्स भाई हो गए, जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्टिक जो लोग थे, जो क्राफ्टमैन थे, जो खेती नहीं करते थे, व्यापारी थे, उनको भी देता था। तो इंडिया में क्या था, खाने की कमी तो थी ही नहीं, तो मैंने खुद वीट उगाया। लेकिन अब मैं वीट उगा रहा था, खुद खा रहा था, मेरे को आ गया लालच, मेरे को आ गया यार मैं अगर कॉटन बनाता हूँ, कॉटन बनाऊंगा तो मेरे से कौन ले लेगा, मेरे से ब्रिटिश ले लेगा। और मेरे को बदले में क्या देगा, मेरे को बदले में देगा कैश। अब मैं था गरीब किसान, गरीब किसान को आ गया लालच, वो कहता है यार छोड़, वीट नहीं बनाते, सब लोग कॉटन बना रहे हैं, मैं भी कॉटन बनाऊंगा। इस तरह से इंडिया में कॉटन बना, जूट बना, ग्राउंडनट बना, मसाले बने और बहुत सारी चीजें ऐसे रॉ मटेरियल्स बने बहुत सारे, जो लोगों ने व्हीट एंड राइस पहले बना रहे थे, खेती कर रहे थे, उन लोगों ने अब ये सब बनाना शुरू कर दिया। मैं भी उसमें इंक्लूड हो गया, मैंने भी ये सब बनाना शुरू कर दिया। मेरे को आ गया लालच, क्योंकि मेरे को इसके बदले कुछ मिलता नहीं था, ये मैं खुद बनाता था, खुद खाता था। अब इसके बदले मेरे को आ रहा है कैश, तो मेरे को लग गया मैं अमीर हो जाऊंगा। तो ये सारा का सारा ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज में जाना शुरू हो गया सस्ते दामों पे। लेकिन मेरे लिए वो जो कैश आ रहा था मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि मेरे को हायर प्राइसेस मिल रही है, क्योंकि मैं गरीब देश हूँ। उनके लिए लो प्राइस था यहाँ से जाना, हमारे लिए हायर प्राइस थे क्योंकि हम एक गरीब देश थे। तो अब मेरे को लालच आया, मैंने वहाँ से खरीदना शुरू किया। इससे हुआ क्या,
जो कंट्री था हमारी, कंट्री के अंदर कॉटन की तो भरपूर पैदावार होगी, लेकिन वीट की जो पैदावार क्या होगी, रिड्यूस होगी, रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स। वीट, राइस और खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी प्रोडक्शन क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि सबने कॉटन वगैरह बनाना शुरू कर दिए। इससे क्या हो गया, पैसा तो आ गया, कैश तो आ गया, लेकिन खाने की चीज़ें जब कम हो गई तो देश में आ गया फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ गया खाने का, खाने की हो गई कमी, जिसके हो गई भूखमरी, तो लोग हो गए परेशान और इंडिया हो गया बदले में और गरीब, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए पैसे तो थे लेकिन खाने का सामान नहीं था। तो इसलिए हमारे इंडिया कमर्शलाइजेशन की वजह से अमीर होने की बजाय गरीब हो गया, खाने की कमी पड़ गई, अकाल पड़ गया। नेक्स्ट है जी आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखो, प्रोडक्टिविटी अलग होता है और प्रोडक्शन अलग होता है। प्रोडक्शन होता है आपका कि कितना बना है, एग्जैक्टली कितना आपने सामान बना के तैयार कर दिया। मान लो मैंने आज पूरा दिन में 1000 शूज़ बनाए हैं, तो वो मेरा हो गया प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी हुई है वो खेतों की कितनी उपजाऊ शक्ति है, पावर टू ग्रो इन फार्म्स, इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी, कि वो एक महीने में कितना ग्रो कर सकती है, तो उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी जो खेतों की थी वो बहुत ही लो हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी लो, इसके कुछ रीजंस पढ़ते हैं। इसका पहला रीजन तो है कि जो जमींदार थे ना, हैड नो इंटरेस्ट इन प्रोडक्टिविटी। जमींदार को सिर्फ अपने लगान से मतलब था, टैक्स से मतलब था, उसको प्रोडक्टिविटी, खेतों की हालत कैसी, अच्छी है खराब है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो महीने के महीने आएगा, आपसे टैक्स वसूल के चला जाएगा। तो उसने ज़मीन पे, फार्म्स पे कोई इन प्रोडक्टिविटी या फार्म्स ले लो, खेतों में कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिशर्स हैड नो इंटरेस्ट इन फार्म्स। ब्रिटिशर्स को भी कोई मतलब नहीं है, उसको भी अपने टैक्स से मतलब नहीं है। टैक्स से मतलब है कोई टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं, कोई लोगों से मतलब नहीं। नो इंटरेस्ट इन पीपल, उनको लोगों से मतलब नहीं, लोगों को उन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है। तीसरा, अब हमने अभी पढ़ा कि कमर्शलाइजेशन हुई तो इसमें लोगों के पास कैश तो आ गया थोड़ा बहुत, लेकिन क्या हो गया, खाने के लाले पड़ गए। जब किसान गरीब हो गया, उसका खाने के लिए नहीं था और बेचारा 2000 का सामान बनाता था, 500 रुपये खुद लेके जाता था, 1500 रुपये का वो टैक्स देता था, तो वो तो गरीब किसान है, तो वो कहाँ से मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आएगा। तो क्या हुआ, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। खेतों के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थे, फर्टिलाइजर्स चाहिए थे, टेक्नोलॉजी वगैरह हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थी। फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स वगैरह इसमें आया था, फर्टिलाइजर्स आ गया, पेस्टिसाइड्स आ गया, बहुत सारी चीजें आता है एक्सेट्रा, और मशीनें आ जाती हैं आपकी। उसके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि किसान बहुत गरीब था। उसके बाद था लो इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन होता है खेतों में पानी देने का जरिया, पाइपलाइंस होती हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, टनल्स बने होते हैं, कैनाल्स बने होते हैं गांव में, जिससे खेतों में पानी दिया जाता है। जब जमींदार को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ब्रिटिशर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बेचारा गरीब किसान थोड़ी तालाब बनाएगा, गरीब किसान थोड़ी ट्यूबवेल लगवाएगा अपने खेत में। तो इरिगेशन भी नहीं था क्योंकि गरीब किसान के पास अफोर्डेबल चीज़ें नहीं थी। वो अपना पेट अपना खा ले रोटी, वही बहुत बड़ी बात है, उसको 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था, कहाँ से नई मशीनें खरीदेगा। तो ये कंडीशन जो थी ना, ये दोनों, ये आज भी इंडिया में प्रिवेल करती हैं। आज भी किसान खुदकुशी करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, उनके सिर पे कर्जा होता है। तो इंडिया की जो इससे मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी, इंडिया की जो खेतों की हालत थी वो बहुत ख़राब थी, इन वजहों से ख़राब थी। ज़मींदार ध्यान नहीं दे रहा, ब्रिटिशर्स ध्यान नहीं दे रहे, और किसान के पास पैसे नहीं है अफोर्ड करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के बाद था। तो लास्ट पॉइंट है आपका स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट।
तो स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इससे मिलता जुलता पॉइंट है। यहाँ पे लैंड की प्रोडक्टिविटी, हमने फार्मर्स के पास पैसे नहीं थे, और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? या तो ब्रिटिशर्स देंगे, या ज़मींदार देंगे, या किसान खुद इतना इन्वेस्ट करे अपने खेत में। तो हमने पिछले स्टेप में पढ़ा कि तीनों ही, ज़मींदार और ब्रिटिश तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, और इसके बाद बेचारे के पास पैसे नहीं थे। इन्वेस्टमेंट चाहिए कहाँ कहाँ थी? एक तो ड्रेनेज में चाहिए थी। ड्रेनेज समझते हो? ड्रेन वगैरह, नालियाँ वगैरह बनाने के लिए, जहाँ से पानी जा सके और खेतों में इरिगेशन का पानी आ सके। उसके बाद टेरेस में, उसमें क्या कहते हैं, टेरेसिंग में, फ्लड कंट्रोल में, घर बनाने के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, ड्रेनेज के लिए, खेतों के लिए, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जिससे हमारे खेतों की प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती, और फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक होती। लेकिन इन्वेस्टमेंट, पैसा था नहीं, थोड़ा बहुत जो कैश आता था वो खाने में लग जाता था, या आपको मैंने अभी बताया बेचारा 2000 कमाता था, 1500 का तो टैक्स दे दिया, और 500 रुपये घर के सारे लोग खाने में कम पड़ते थे उसको। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? तो मेन रीज़न ये था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, आगे आपको बताया जाएगा। इंडस्ट्रीज जो खोली थी इंडिया के अंदर, उस पर बहुत अच्छा हाई टैक्स लगा दिया। इंडिया का सामान ब्रिटेन में जाने लग पड़ा बहुत सस्ते दामों पे, चीप रेट्स पे, और जो बाहर का सामान इंडिया में आना शुरू हो गई, खाने की कमी पड़ गई, जो बाहर का सामान आना शुरू हुआ वो वेरी हाई रेट पे आना शुरू हुआ था। ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो इंडिया का सामान वहाँ पे बड़ा सस्ता रेट पे विदाउट एनी टैक्स जाता था, बहुत सस्ते टैक्स पे, और बाहर का सामान जो इंडिया में आता था बहुत हाई रेट पे, बहुत हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट टैक्सेस लगा दिए गए थे उसके ऊपर। तो इंडिया पहले ही गरीब था और ब्रिटिशर्स ने उसको पूरी तरह से निचोड़ लिया। तो ये थे कुछ स्टेप्स। आज हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर सेक्टर। अगली बार हम 2 या 3 पॉइंट्स कवर अप करेंगे, क्योंकि आज इंट्रो में काफ़ी टाइम लग गया। इंट्रो के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लेंगे, फॉरेन ट्रेड पढ़ लेंगे, डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ लेंगे, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। 3 से 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें एक पार्टीशन का एडवर्स इफेक्ट लिखा है बुक में, मैं 2 मिनट में वो बता देता हूँ आपको कि पार्टीशन के टाइम, जब पाकिस्तान बना, पार्टीशन के टाइम तो हमारे इंडिया में क्या नुकसान हुआ एग्रीकल्चर के ऊपर, वो थोड़ा सा क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाए क्या पता। जो हमारा हाईली इरिगेटेड और फर्टाइल लैंड था, जो हाई फर्टाइल एंड इरिगेटेड लैंड था, जिसके अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, और फर्टिलिटी जिसकी बहुत प्रोडक्टिव लैंड, जिसको मतलब आप कह सकते हो प्रोडक्टिविटी इसकी ज़्यादा थी, प्रोडक्टिव लैंड था, वो कहाँ चला गया? वो पाकिस्तान चला गया। तो इंडिया का बहुत अच्छा लैंड पोर्शन, जिसके अंदर खेती बाड़ी बहुत अच्छे लेवल पे हो सकती थी, वो पाकिस्तान में चला गया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। और इंडिया की जूट इंडस्ट्री, तो मैंने बोला ना इंडिया का कपड़ा बहुत अच्छा था, तो जूट इंडस्ट्री जो थी ना, जो जूट की खेती होती थी, जूट के फार्म जो थे, जूट फार्म्स इंडिया में थे, वो चले गए ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको हम आज बांग्लादेश भी कहते हैं। पहले वो पाकिस्तान ही बना था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ईस्ट पाकिस्तान, या आज की डेट में उसको बांग्लादेश भी कहते हैं। तो पार्टीशन ने हमारा, हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे, इंडिपेंडेंस में पार्टीशन का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही दिन पहले पार्टीशन, मतलब उसी टाइम पे पार्टीशन हुआ था, और एक ही दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे। तो पार्टीशन के टाइम पे बहुत अच्छा लैंड, प्रोडक्टिव लैंड पाकिस्तान में की वहाँ पे साइड पे पहुँच गया, और जूट फार्मिंग हमारे इंडिया का बहुत अच्छा कल्चर था, जूट फार्मिंग बन के ब्रिटिश में और पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया का जूट फेमस था, वो पहुंच गया बांग्लादेश के, वो बांग्लादेश के पास पहुंच गया। पहुंच कैसे गया? चल के नहीं गया, वो बंटवारा हुआ, तो वो लैंड पाकिस्तान जब बांग्लादेश के अंदर आ गया, पहले वो इंडिया के अंदर था। तो ये कुछ रीजंस थे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, और मैं आपको बुक पे मार्क करके सेंड कर देता हूँ जिनके पास बुक्स नहीं है।